नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार है, तो दिवाली स्पेशल क्लास भी बनती है मैम। और आज के इस सेशन में यही दिवाली स्पेशल क्लास आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर होने वाली है। तो बात कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में एलटी ग्रेड में, टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, आने वाले समय में भी संभावना है, उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो माना कि दिवाली का त्यौहार है, काम बहुत ज़्यादा है, करना भी पड़ेगा मैम, और बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बोला कि इस साल अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की दिशा में एक कदम जो है वो मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि दिवाली हर साल आती है, वैकेंसी हर साल नहीं आती है। ठीक है, 7 साल बाद आप सभी लोगों के सामने ये वैकेंसी आई है, और इतने लंबे समय के इंतजार के बाद अब ये टीजीटी और पीजीटी की डेट्स भी हमारे सामने जो है वो आ चुकी हैं। चलिए तो देरी नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं सेशन को शुरू कर रही हूँ फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के बीच में। तो उत्कर्ष का दिवाली ऑफर आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, क्योंकि दिवाली का पर्व है तो बच्चों को तोहफा देना बिल्कुल बनता है। और इसी दिवाली ऑफर की जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर। और इसी 24 अक्टूबर तक देने जाने वाले इसी दिवाली ऑफर में आपको उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है क्या, अप टू 90% ऑफ। अप टू 90% यानी 90% तक का ऑफ आपको दिया जाएगा। वो 60, 70, 80, 90 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। प्लस उसी के साथ अगर आप जिस बैच को इस ऑफर के तहत अवेल कर रहे हैं वो बैच अगर हमारे टॉप कोर्सेज में आ रहा है तो उन सभी टॉप कोर्सेज पर आपको एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी मिलेगा। बट याद रखिएगा, जब आप इस ऑफ को अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा UC13। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जब इस कोर्स को परचेज करेंगे या इन कोर्स को लेंगे तो इसकी वैलिडिटी जो है वो आपके एग्जाम तक होने वाली है। क्योंकि हमारी सरकारों का कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम की डेट जो है वो आगे निकाल दें, या निकालने में बहुत समय जो है वो समय निकाल दें, या पोस्टपोन कर दें। तो फाइनली जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जो है वो तब तक इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज की वैलिडिटी आप लोगों के सामने रहेगी। ठीक है, इज इट ओके? तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का दरोगा गौरव बैच भी आप सब लोगों के सामने है, जिस पर भी ये ऑफर जो है वो ऑफर आप लोगों के सामने एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी की तो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हमारे सामने है, जिसमें आपको सब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट के कंटेंट का तो रिकॉर्डेड बैच जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, मिलने वाला है। लेकिन रिकॉर्डेड बैच के साथ साथ ही आपको 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी, वो भी मेरे द्वारा। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट में है ना, मैथ्स और साइंस और इंग्लिश में नहीं, मेरे सब्जेक्ट में। तो 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शानदार प्रैक्टिस होगी, लाइव बिल्कुल आपके सामने होगी। और जहां समस्या आए वहां पर इसका पूरा रिकॉर्डेड बैच भी आपको देंगे। और ये वाला बैच हमारा दिवाली स्पेशल टॉप कोर्सेज में है, यानी इस पर आपको एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिल रहा है, जिसके तहत ये बैच अब आपको मिलेगा 1131 रुपए में। ठीक है, एलटी ग्रेड के बैचेस भी हमारे सारे, मतलब एलटी ग्रेड मैथ्स की बात करूं, उर्दू की बात करूं, हिंदी की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, साइंस की बात करूं, ये सारे एलटी ग्रेड के बैचेस भी हमारे टॉप कोर्सेज में है, जिन पर आपको अप टू 90% ऑफ के साथ एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सारे बैचेस, चाहे मैथ्स और जीके की बात करूं, बायोलॉजी है ना, अब बायोलॉजी के बच्चे यहाँ पर हैं तो आप देखो, बायोलॉजी में स्टैंडर्ड बैच आपको 1566 रुपए में मिल रहा है, जिस बैच की प्राइस अभी तक जो है वो अभी तक हमारे पास 2100 रुपये हुआ करती थी, है ना, ऑफर के तहत। और प्राइम में जो प्राइस हमारे पास 2400 रुपये हुआ करती थी, वही बैच आपको 1740 रुपये में यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। तो गो फॉर इट, इससे ज़्यादा प्राइस डाउन यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट्स जो है उन्हीं सभी सब्जेक्ट के बैचेस में ये ऑफर आप लोगों के सामने हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में आज का पहला प्रश्न जो है वो आप लोगों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ओवरी, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टिस, एंड्रोजन, आइसोलेट और लैंगरहैंस, ग्लूकागॉन या एट्राइल वॉल्व ऑफ हर्ट, सीक्रेटिन। ठीक है, ये सारे क्या है मैम? ये सारे हार्मोन्स हैं। ठीक है, और सीक्रेटिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीक्रेटिन जो है वो सीक्रेटिन हार्मोन नहीं है, सीक्रेटिन बल्कि जो है वो यहाँ पर क्या है मैम? इट इज एन एंजाइम।
ठीक है, इट इज व्हाट मैम, इट इज एन एंजाइम। और ये एंजाइम किसमें जो है वो किसमें हेल्प करता है, तो मैम ये एंजाइम डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन क्या मैम डाइजेशन का रिलेशन हार्ट से कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यही वाला स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, यही वाला स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा। हृदय का एट्रियल वॉल्व जो है यहाँ से सीक्रेटिन रिलीज नहीं होता। सीक्रेटिन कहाँ से रिलीज होता है मैम, सीक्रेटिन रिलीज होता है आमाशय से, आमाशय जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टमक, और इसी स्टमक से ये सीक्रेटिन एंजाइम निकलता है जो कि डाइजेशन में क्या कर रहा है, हेल्प करता है। जबकि ओवरी की अगर हम लोग बात करें तो मैम ओवरी में भाग होता है कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन मैम, प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है। वृषण या टेस्टिस जो है, इसी टेस्टिस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लैंडिंग सेल्स की, तो लैंडिंग सेल्स से जो है वो एंड्रोजन हार्मोन यहाँ पे निकलता है। और लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स का संबंध जो है वो कहाँ से है, तो आपको याद रखना है कि लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स का संबंध जो है वो पेनक्रियाज से है, और पेनक्रियाज जो है, इस पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है मैम, ग्लूकागॉन हार्मोन यहाँ पर निकलता है। तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेल डन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य यहाँ पर नहीं है। अब आप लोगों को याद रखना है कि मैम अनुरंजन व्यवहार क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अनुरंजन व्यवहार जो है वही व्यवहार क्या होता है मैम, एक ऐसा व्यवहार, ठीक है, एक ऐसा व्यवहार जिस व्यवहार के तहत अगर हम लोग कॉपुलेशन प्रोसेस की बात करें तो इसी कॉपुलेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं इंसान को या जीव जंतु को मदद जो है मदद मिलती है। तो सत्य नहीं है पूछा गया है। क्या ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता, क्या एक ही प्रजाति के नर और मादा के अनुरंजन व्यवहार का अनुक्रम समकालिक होना आवश्यक है, क्या ये नैसर्गिक होता है या ये आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होता है। याद रखिएगा आप लोगों को कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन यहाँ पर क्या करेगा, आंसर जो है वो आंसर देगा, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट फटाफट से यहाँ पर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, देरी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो इसका सही आंसर क्या होगा मैम, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कि जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए अगर कोई कथन सत्य नहीं है तो वो कौन सा है कि ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता। जबकि मैं कहूँगी कि जो अनुरंजन व्यवहार होता है जिसे हम लोग कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ एन एनिमल बोलते हैं, ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट होता है, ठीक है। प्रजाति जो है इसी प्रजाति के अनुसार विशिष्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, संकेत उद्दीपन के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है कहलाती है क्या। द स्पेशल न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म दैट रिलीजेस द बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू साइन स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट। उस स्टिमुलस को हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है। उस स्टिमुलस को यहाँ पर हम लोग जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। क्या उसे इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहा जाता है, क्या उसे एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी कहा जाता है, क्या उसे स्टिंक्ट बिहेवियर यानी नैसर्गिक वृत्ति बोला जाता है, या इट इज कॉल्ड मेमोरी या याददाश्त, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो संकेत उद्दीपन होते हैं और इन्हीं उद्दीपन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशेष न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म होती है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट मैम, इसे इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है ये क्या करती है मैम, एक न्यूरॉन सेंसोमीटर जो है, इसी न्यूरॉन सेंसोमीटर को क्या करती है, संदर्भित जो है वो संदर्भित यहाँ पर करती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि ये न्यूरॉन सेंसोमीटर जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, ये मध्यस्थता का काम करता है। विशिष्ट जो क्रियाएं होती हैं और क्रियाओं के साथ साथ जो मैकेनिज्म होता है उसी मैकेनिज्म के बीच एक मीडिएटर का रोल जो है वो क्या कर रहा है, प्ले यहाँ पर कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीवित कोशिकाओं को उनके प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारने, स्थिरीकृत करने और अभिरंजित किए बिना परीक्षण करने के लिए जो प्रयुक्त तकनीक है उसी तकनीक को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं। उनकी प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारने,
स्थिरीकृत करने और अभिरंजित करने। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर जीव के बारे में माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन निकाले जा सकें, ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि मैम ये किसके अंतर्गत होता है? ये फेज कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी जो है, इसी फेज कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत यहाँ पर होता है। और मैंने आपको बोला था कि इसकी खोज जो है वो खोज कब से शुरू हो गई थी? मैम इसकी खोज 1930 से जो है वो यहाँ पे शुरू हुई थी। और 1930 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रिट्ज जेनरिक। नाम क्या था मैम? नाम था यहाँ पर फ्रिट्ज जेनरिक। जिन फ्रिट्ज जेनरिक ने फेज कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी जो है इसे क्या किया था? खोजा था। और आप लोगों को याद रखना है कि इसी खोज के लिए 1953 जो है, इसी 1953 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या किया गया? दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो यहाँ पर मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपसे पूछा जा रहा है, निम्न सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में उपयोगी है। अगर हमें लिविंग सेल्स की क्या करनी है? स्टडी करनी है, तो इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जो लिविंग सेल की स्टडी करने में यूजफुल यहाँ पर होता है? क्या वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है? क्या वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है? क्या वो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यहाँ पे होता है? या कॉनफोकल माइक्रोस्कोप जो है वही कॉनफोकल माइक्रोस्कोप इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जो है वो जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि मैम पहले से प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारने, स्थिरीकृत करने, किसको? जीवित कोशिकाओं को, और अभिरंजित किए बिना परीक्षण करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसे हम लोग फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। और यहाँ पर इसके अध्ययन में जो माइक्रोस्कोप उपयोगी होता है उसे भी क्या कहा जाता है मैम? उसे भी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रेजेंस ऑफ एन्यूलर डायाफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? जलयाकार तनपुट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जलयाकार तनपुट की उपस्थिति जो है वो किसकी एक प्रमुख विशेषता है? किसकी एक प्रमुख विशेषता जो है वो प्रमुख विशेषता यहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है पहली बात तो जिसकी ये विशेषता है वो एक क्या है? ऑप्टिकल टेक्निक है। और ऑप्टिकल टेक्निक के साथ साथ कैसी ऑप्टिकल टेक्निक मैम? विपरीत रूप से बढ़ाने वाली। विपरीत रूप जो है, इसी विपरीत रूप से बढ़ाने वाली जो है वो बढ़ाने वाली, प्रकाशिक जो है वो प्रकाशिक क्रिया यहाँ पर है। तो हम सब लोगों को याद रखना है कि जलयाकार तनपुट की उपस्थिति किसकी विशेषता होती है मैम? ये भी विशेषता जो है वो किसकी है? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की विशेषता होती है। किसकी होती है? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया डीएनए में किस लिए प्रयुक्त की जाती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजुअली यूज्ड फॉर डीएनए फॉर व्हाट? क्या ये संकरण के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं? जीन स्थानांतरण के लिए इसका उपयोग जो है वो उपयोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग पॉलीमरेज अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर बात करें या पॉलीमरेज रिएक्शन के बारे में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो डीएनए जो है, इसी डीएनए को जब छोटे छोटे खंडों में, ठीक है, छोटे छोटे खंडों में आगे क्या किया जाता है? बढ़ाया यहाँ पर जाता है। ठीक है, आगे क्या किया जाता है? बढ़ाया जो है वो बढ़ाया यहाँ पर जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैम? उसी को हम लोग पॉलीमरेज रिएक्शन जो है वो रिएक्शन यहाँ पर कहते हैं। और आपको याद रखना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजुअली फॉर डीएनए फॉर व्हाट? हमें डीएनए का जब विस्तारण करना होता है, खंडों को जब आगे क्या करना होता है? बढ़ाना जो है वो बढ़ाना होता है। तो उसी विस्तारण के लिए ये जो चेन रिएक्शन है, इसी चेन रिएक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया जो है, इसी अभिक्रिया की खोज किसके द्वारा यहाँ पर की गई? जे लेडरबर्ग के द्वारा, ए जैकब के द्वारा, कैरी मुलिस के द्वारा, या बारबरा मैक्लिंटॉफ जो है, इसी बारबरा मैक्लिंटॉफ के द्वारा जो है वो उसको यहाँ पर खोजा गया था। जल्दी से बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इवन जो है वो इवन हम लोगों से बार बार क्या किया जाता है? पूछा भी यहाँ पर जाता है। पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया की खोज की गई तो आपको याद रखना है कि मैम कैरी मुलिस
कैरेमुलिस जो है, इन्हीं कैरेमुलिस के द्वारा यही जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसे क्या किया गया था मैम, इसे खोजा जो है वो खोजा यहाँ पर गया था। और अगर हमसे ईयर भी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि इसकी खोज हुई थी मैम 1985 में। ठीक है, कब हुई थी? 1985 में जो है वो 5 में यहाँ पर हुई थी। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो डीएनए जो है, इन्हीं डीएनए के खंडों को एक बहुत ही कम समय में कहीं ना कहीं कॉपी करके उनकी संख्या को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में प्रयोग होते हैं? Which of the following are used in polymerase chain reaction? Which of the following are used in polymerase chain reaction? इनमें से कौन है जिसका उपयोग जो है वो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है इसी श्रृंखला अभिक्रिया में यहाँ पर किया जाता है? चले, सभी बच्चे जो हैं वो सभी बच्चे यहाँ पर बताएंगे इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखना है क्या लाइगेज और ईडीटीए का यूज करते हैं? नहीं मैम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं, वो तो एक निश्चित स्थल पे डीएनए का खंड जो है उस खंड को अलग करने के लिए या काटने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्या इथिडियम ब्रोमाइड और एक प्लाज्मिड जो होता है उसको जो है वो उसको उपयोग किया जाता है? नहीं मैम। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो प्राइमर्स होते हैं इन्हीं प्राइमर्स के दो समूह और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ठीक है, प्राइमर्स के दो समूह और डीएनए पॉलीमरेज जो है इनका उपयोग जो है वो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में किया यहाँ पर जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर? मैम डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पीसीआर का उपयोग नहीं है? पीसीआर क्या हो गया? पीसीआर वही हो गया हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी तक जिसके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, वही यहाँ पर पीसीआर है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसका उपयोग इनमें से कौन सा एक नहीं है? क्या पीसीआर जो है वो रोगाणु का निदान करती है? क्या अगर हम लोग पीसीआर के बारे में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो मैम पीसीआर जो है वो प्रसव पूर्व निदान करती है? क्या पीसीआर जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करती है? या पीसीआर जो है वो डीएनए रिपेयरिंग का काम जो है वो काम यहाँ पर करती है? ठीक है, मतलब कौन सा एक उपयोग नहीं है और तीन जो है वो तीन यहाँ पर उपयोग हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो मैक्सिमम बच्चे डी ऑप्शन की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम रोगाणु का निदान इसका उपयोग है। प्रसव पूर्व जो डायग्नोसिस होता है, प्रीनेटल डायग्नोसिस जिसमें बोलते हैं, उसमें भी पीसीआर का यूज किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी पीसीआर जो है वो पीसीआर का यूज होता है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए सुधार यानी डीएनए रिपेयर, जब हम लोग डीएनए रिपेयरिंग की बात यहाँ पर करते हैं तो डीएनए रिपेयरिंग पीसीआर के एक उपयोग में से नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वही अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? आप सभी लोगों के सामने ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पाद जो हैं, ठीक है, कान और पाद जो हैं ये ऊष्मा के क्षय को रोकने के लिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पर जनरली बात की जा रही है पैंगुइन की। पैंगुइन एक ऐसा जीव होता है जो कि ठंडी जलवायु में रहता है, बर्फीले इलाकों में यहाँ पे रहता है और उस वजह से उसकी बॉडी में हीट का बने रहना बहुत ज़रूरी है। ऊष्मा उसके शरीर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए और इसी वजह से जो है उनके कान और पैर जो है वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ऐसा जो है वो ऐसा किसने बताया था? मैम ऐसा बनाया था जोसेफ एम एलन ने। और इन्होंने ये जो नियम दिया था, ये नियम कब दिया था मैम? ये नियम दिया था इन्होंने 1877 में, यानी 1877 जो है उसे 1877 में जोसेफ एसएम एलन, ठीक है, कौन है यहाँ पर? जोसेफ एसएम एलन जो हैं, उन्हीं जोसेफ एसएम एलन के द्वारा ये जो एलन्स रूल है ये क्या किया गया? प्रोपाउंड यहाँ पर किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, ठीक है, यही कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही होगा? क्या पैरीपेट्स में जोड़ीदार टांगे होती हैं? ठीक है, अब पैरीपेट्स जो है इसे क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है कि जो पैरीपेट्स होता है इसे आदिम आर्थ्रोपोडा यहाँ पर बोला जाता है।
ठीक है, मतलब ये एक बहुत पुराना जो है वो पुराना क्या है, आर्थ्रोपॉड्स है। और आर्थ्रोपॉड्स में हम सभी लोग जानते हैं कि आर्थ्रोपॉड्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो क्या होता है कि उसमें जॉइंट लेग्स जो है वो पाई जाती है। ठीक है, क्या देहगुए जीवों की देहगुआ बॉट्रियोइडल ऊतक से भरी होती है, या प्रवाल में बहुरूपता होती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, और मोलस्का में देहगुआ क्या होती है, छोटी होती है। तो एक ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है, सही जो है वो सही आंसर यहाँ पर होगा, और वो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पेरिपेट्स जो है, पेरिपेट्स अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पेरिपेट्स देखो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। अगर कोई गलत है तो क्या है मैम, जितने भी ऑसिलोमेट्स होते हैं ना, ऑसिलोमेट्स में जो देहगुआ होती है वो बॉट्रियोइडल ऊतक से नहीं भरी होती, बल्कि बॉट्रियोइडल ऊतक जो है वो किस में पाया जाता है मैम, वो सिलोमेट्स में पाया जाता है। यानी जितने भी प्रगुहा युक्त जीव जो है वो हमारे सामने होता है उनमें जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर सी और स्टेटमेंट नंबर डी, तीन स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि जब नहीं है पूछा जाता तो हम सीधे सीधे बी ऑप्शन पे टिक यहाँ पर कर देते। एनीवेज कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? क्या एंजाइना में अपर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति होती है? क्या एम्फिसेमा में वायु कुपिकाओं में क्षति हो जाती है? क्या अस्थमा में जो है वो सूजन आ जाती है? क्रिटिनिज्म में अति थायरॉइडिज्म जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एंजाइना बिल्कुल सही है मैम। एंजाइना जब किसी भी व्यक्ति को होता है तो ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो कैसी होती है, अपर्याप्त यहाँ पे होती है। एम्फिसेमा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम एम्फिसेमा रोग में जनरली वायु कोशिकाओं में क्या हो जाती है, क्षति जो है वो क्षति हो जाती है। ठीक है, यानी कि अधिक सिगरेट पीने से, क्या पीने से, अधिक सिगरेट जो है वो ही, अधिक सिगरेट जो है वो सिगरेट पीने से बेसिकली जो है वो बेसिकली जो एल्वेलाइज होती हैं, ठीक है, यही एल्वेलाइज क्या हो जाती है मैम, डैमेज जो है वो यहाँ पर हो जाती है। अस्थमा में क्या हमारे शरीर में सूजन आती है। और क्रिटिनिज्म की अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या करें, बात जो है वो बात करें तो क्या क्रिटिनिज्म जो है वो हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से होता है या हाइपो? तो मैम ये तीन स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो गए, लेकिन अगर कोई सुमेलित नहीं है तो कौन सा, ये नहीं है, क्योंकि क्रिटिनिज्म जो है वो हाइपर नहीं हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन। और यही थायरॉक्सिन हार्मोन जो है जब इसकी हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसकी कमी से क्रिटिनिज्म होता है। किसमें, बच्चों में, ये भी ध्यान रखना, किसमें होगा, बच्चों में होगा। मैम बड़ों में जो है वो, बड़ों में क्या देखा जाएगा, तो आपको बड़ों में याद रखना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बड़ों में जो है वो, बड़ों में मिक्सीडेमा डिजीज जो है वो यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे हाइपर थायरॉइडिज्म नहीं होगा, अधिकता से नहीं होता, कमी से जो है वो, कमी से क्रिटिनिज्म होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक ही है जो सही सुलेमित है, बाकी जो है वो बाकी सही सुमेलित नहीं है, सुलेमित नहीं सुमेलित। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर जो है वो, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है मैम, कटक में है, ये ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे मैम, वो लखनऊ में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पे मैम, लखनऊ जो है उस लखनऊ में यहाँ पर है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें किसकी, यहाँ पर बात करें सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बिल्कुल कहाँ पे है, मैसूर में है। तो सही सुमेलित जो है वो कौन सा हो गया मैम, ये वाला हो गया, क्योंकि इन तीन का जो यहाँ पर सिटी दे रखी है वो सिटी यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कटक, कटक के बाद हो गया लखनऊ, और उसके बाद भी क्या हो गया, लखनऊ यहाँ पर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बताना है, पेट्रोमाइजन का लार्वा जो है वो क्या कहलाता है? पेट्रोमाइजन का लार्वा जो है वही लार्वा यहाँ पर क्या कहलाता है?
आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो हमको याद रखना है कि जो पेट्रोमाइजन होता है इसी का लार्वा क्या नॉप्लियस होता है, टॉर्नेरिया होता है, एमोसीट होता है या क्रिनाइट होता है। तो हम बोलेंगे कि मैम ये कैसा होता है, एमोसीट होता है। एमोसीट होने के साथ साथ बहुत छोटा जो है वो छोटा होता है। छोटा होने के साथ साथ कहाँ पर जो है वो कहाँ पर रहता है मैम, जनरली जब पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और पानी उस मिट्टी में मिलकर जब कीचड़ बन जाती है तो उस कीचड़ में जो है वो कीचड़ में ये रहता है, ठीक है। और रहने के साथ साथ जितने भी वहाँ पर पानी में रोगाणु होते हैं उन्हीं रोगाणुओं को क्या करता है, फीड करता है। फीड करने का मतलब उन सभी रोगाणुओं को क्या कर लेता है, खा जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि पेट्रोमाइजिन क्या है, तो मैम हम जब कशेरुकियों में जाते हैं, वर्टिब्रेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो कशेरुकियों में सबसे आदिम जो है, ठीक है, वही सबसे आदिम प्रजाति किसकी बोली जाती है मैम, वो बोली जाती है पेट्रोमाइजिन की। तो सी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न जो है वो ही अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने है। चलो, यहाँ पर आपको दी हुई है संरचना, यहाँ पर दिए हुए अंग कि ये जो संरचना है ये हमारे शरीर के किस अंग से क्या होती है, सम्मिलित यहाँ पर होती है। पहला है नाखून, है ना। तो हमको पता है, देखो नाखून किससे सम्मिलित हो जाएगा मैम, नखर से सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। नाखून के बाद है टॉन्सिल। टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं, टॉन्सिल्स गले में होते हैं। तो जो हमारे लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं उन्हीं लिम्फ नोड्यूल्स में क्या हो जाती है, टॉन्सिल के तहत जो है वो सूजन आ जाती है और इसी सूजन की वजह से ये टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं। अगर ट्रेबेकुलाई की यहाँ पर हम लोग बात करें तो ट्रेबेकुलाई जो है वो कहाँ पाया जाता है, स्प्लीन में। और परिभीतिक ग्रसनी या फेर्निक्स जो है ये किससे संबंधित है, ये हमारी जीवा से संबंधित है। 4 1 2 3 है ना, 4 1 2 3 यानी सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो सही सम्मिलित है। यहाँ पर कुछ जीवों के जूलॉजिकल नेम दिए हुए हैं और यहाँ पर उन्हीं जीवों के कॉमन नेम्स जो हैं वो कॉमन नेम्स आप लोगों को दिए हुए हैं। तो एक हो गया स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, टॉर्पिडो, पास्टिक मछली, लेबियो उड़ने वाली मछली, या प्रोटेप्टेरस यानी समुद्री घोड़ा। प्रोटेप्टेरस मतलब समुद्री जो है वो समुद्री घोड़ा, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। वो राइट आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैम ए करेक्ट होगा क्योंकि स्कॉलिडियन जो है वो जूलॉजिकल नेम होता है किसका, डॉगफिश का, ठीक है। डॉगफिश जिसे कुत्ता मछली बोला जाता है ना। अब कुत्ता मछली का मतलब ये नहीं है कि मैम क्या ये मछली जो है वो डॉग की तरह थल पर रहती है क्या, नहीं, ये इसका नाम है। टार्पिडो जो है, इसी टार्पिडो को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक रे फिश जो है, इसी इलेक्ट्रिक रे फिश के नाम से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जाना जाता है, बिजली की किरण। लेबियो की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम लेबियो जनरली दक्षिण एशिया नदियों में पाई जाती है, ठीक है, दक्षिण एशिया की जो नदियाँ होती हैं। और आपको याद रखना है, आपने मछली में एक मछली का नाम सुना होगा, रोहू मछली। मछली में एक मछली का नाम सुना होगा जो कि है कौन सी, रोहू मछली। तो रोहू मछली जो है वो फ्लाइंग फिश यानी उड़ने वाली मछली यहाँ पर कहलाती है। और अगर हम लोग प्रोटेप्टेरस की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो प्रोटेप्टेरस जो है इसे क्या कहा जाता है मैम, इसे लंग फिश जो है वो यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो मुख्यतः एक पॉइकिलोथर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो मुख्यतः एक पॉइकिलोथर्म यहाँ पर हो जाएगा। बाज है, छिपकली है, छुछुंदर है या फिर हाथी जो है वो हाथी यहाँ पर हो जाएगा। हाथी जो है वो हाथी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखो पॉइकिलोथर्म में जनरली जो है वो कौन आता है मैम, सरीसृप यहाँ पर आ जाते हैं। सरीसृप जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं मैम, रेप्टाइल्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। और हम सब लोगों को याद रखना है कि पॉइकिलोथर्म में सरीसृप आता है, रेप्टाइल्स आता है, और रेप्टाइल्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिजार्ड हो जाएगा या छिपकली हो जाएगा, ठीक है। लिजार्ड या जिसे जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग छिपकली यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि पॉइकिलोथर्म जानवर वो होते हैं जिनका आंतरिक तापमान, मतलब ऐसे जानवर जिनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है ना, ठीक है, यही इंटरनल टेम्परेचर जो है वो काफ़ी क्या होता है, भिन्न जो है वो भिन्न यहाँ पर होता है, ठीक है, काफ़ी क्या होता है, भिन्न यहाँ पर देखा जाता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है टॉलिडियन ब्लू, सैक्रेनिन, कॉटन ब्लू और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और इसके साथ जो है वो इसके साथ कुछ ऐसे लवण जो है वो दिए गए हैं जो इनमें जनरली क्या किए जाते हैं, पाए यहाँ पर जाते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो टॉलिडन ब्लू की अगर हम लोग बात करें तो टॉलिडन ब्लू में जो आरएनए में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग सैक्रेनिन की बात करें तो सैक्रेनिन जो है वो फंगल हाइफी में देखा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग कॉटन ब्लू की बात करें तो कॉटन ब्लू जो है वो लिग्निन में देखा जाएगा। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो फैट्स में हमें देखने को मिलता है। सो सी विल बी द राइट आंसर 3 4 2 1। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा मैम, सी जो है वो इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो फटाफट से। ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। चलो यहाँ पर आपको अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है एनिमल किंगडम से। आपको यहाँ पे क्लास दी हुई है और क्लास के साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी वर्ग दिए हुए हैं हमारे जंतु जगत के, और जंतु जगत के वर्ग के साथ साथ उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो गैस्ट्रोपोडा में कौन आएगा, पॉलीकीटा में कौन आएगा, इंसेक्टा में कौन आएगा और हॉलीथोराइडिया में जो है वो यहाँ पर कौन सम्मिलित होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए फटाफट से। कमेंट बॉक्स जो है इसी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर यहाँ पर आने चाहिए। चलो आंसर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो हमारे बी ऑप्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 3 1 2 और एग्जैक्टली बी सही होगा। गैस्ट्रोपोडा में क्या होता है मैम, पाइला आता है। ठीक है, पॉलीकीटा में कौन आता है मैम, नेरिस सम्मिलित होता है। ठीक है, इंसेक्टा की अगर बात करें तो लैपिस्मा इंसेक्ट का एग्जाम्पल है। और हॉलोथोराइडिया की बात करें तो कुकुमेरिया जो है ना, क्या नाम है, कुकुमेरिया। कुकुमेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, हॉलोथोराइडिया। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 के प्रदूषकों से होने वाली बीमारी को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों में नीचे दिए गए कूट से चुनिए। यहाँ पर आप लोगों को कुछ तत्व दे रखे हैं। ठीक है, और उनसे होने वाली बीमारी जो है वो आपसे पूछी गई है। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन। अगर आप एक भी मैच कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए सही हो जाएंगी, है ना। देखो पारे की बात की जा रही है, मैं तो सबसे पहले मीना माटा रोग को ढूंढूंगी क्योंकि मुझे तो इसका आंसर सबसे पहले पता होता है कि भैया पारा जो है, कैडमियम जो है, सॉरी, उस कैडमियम से मीना माटा रोग जो है वो नहीं, कैडमियम से इटाई डिजीज हो जाती है, पारे से मीना माटा रोग हो जाता है। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास आर्सेनिक, यानी पहले का क्या हो गया, पारे का हो गया 4, कैडमियम का हो गया क्या 2। ठीक है, और 4 2 के बाद आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक से होता है कैंसर और नाइट्रेट से हो जाता है क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। तो यहाँ पर हमें याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 4 2 3 1। अब हमने देखो जब मानव रोग हम पढ़ते हैं तो उसी मानव रोग में हम लोग बहुत सारे गैर संक्रामक रोगों के बारे में भी चर्चा यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब उन्हीं गैर संक्रामक रोगों में सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है इटाई और मीना माटा रोग। इटाई वो रोग होता है जो भोजन में कैडमियम के कण आ जाने की वजह से जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। और भोजन में कैडमियम के कण आने की वजह से इंसान की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। व्यक्ति झुककर चलना जो है वो क्या कर देता है, शुरू जो है वो शुरू यहाँ पर कर देता है। जबकि पारा और लेड, आपको याद रखना कि पारा प्लस जो है वो प्लस पीबी यानी लेड जो है, तो पारा और लेड इन दोनों से जो है वो कौन सी डिजीज होती है, मीना माटा डिजीज, जो बच्चों में खासकर सबसे ज्यादा देखी जाती है। और देखे जाने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें बच्चों पर सीधा प्रभाव जो है वो उनके मानसिक रूप से पड़ता है, यानी उनका जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है, अफेक्टेड यहाँ पर होता है। ठीक है, चलो तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, लाइपेज यहाँ पे दे रखा है, ट्रिप्सिन यहाँ पे दे रखा है, एमाइलेज यहाँ पर दे रखा है और इरिप्सिन जो है वो इरिप्सिन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या करने हैं, आंसर जो है वो आंसर बताने हैं। ठीक है, कि लाइपेज जो है उसे कौन सा एंजाइम कहता है, ट्रिप्सिन जो है उसे कौन सा एंजाइम कहा जाता है,
एमाइलेज जो है वो क्या काम यहाँ पर करता है, और इरिप्सिन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इरिप्सिन का बेसिक इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम लाइपेज जो है ये वसा विघटक एंजाइम होता है। लाइपेज का यूज होता है वसा का पाचन, और जब भी वसा का विघटन किया जाता है बच्चों तो ध्यान रखना कि मैम वसा का विघटन करने पर वसा जो है वो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाती है। किसमें? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। ट्रिप्सिन का संबंध है प्रोटीन से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन से रिलेटेड हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो प्रोटीन का पाचन और एक दे रखा है पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदलने का काम यहाँ पर कौन करेगा। तो आपको याद रखना है कि ट्रिप्सिन तो प्रोटीन के पाचन से ही रिलेटेड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन के पाचन से ही रिलेटेड यहाँ पर होगा, जबकि एमाइलेज जो है वो किसका पाचन करता है? मैम एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर करता है, और इरिप्सिन जो है ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में ही काम आता है। लेकिन प्रोटीन पहले क्या करता है? प्रोटीन पहले पेप्टाइड्स में टूटता है, पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है, फिर पेप्टोन्स में टूटता है, पेप्टोन से फिर आगे जाके अमीनो एसिड में बदलता है, तब जाके हम कहते हैं कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मैम? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अरे वाह, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारे बच्चों के सामने आ रहे हैं LT ग्रेड वाले बच्चों के सामने इतने बढ़िया क्वेश्चन। चलो फटाफट से आंसर दो, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। जल्दी से आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर देना है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल जो है वो फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर आंसर होगा। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या क्या जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलो वेरी फास्ट, एवरीबडी नीड टू गिव द राइट आंसर। अब मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, हमें पता है मैम एसिटिक एसिड सिरका होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है मैम? सिट्रिक एसिड संतरे में भी पाया जाता है, प्लस नींबू में भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है मैम? दूध में जो खट्टापन होता है, यानी दूध से दही जमने के प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैम चींटी का जो डंक होता है, चींटी क्या होता है? चींटी का जो डंक होता है उसी चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी चींटी जब हमें काटती है तो उसी के डंक के माध्यम से, उसी फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें क्या होता है? जलन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आप सब लोगों को याद रखना है कि एसिटिक एसिड का आंसर हो गया 3, सिट्रिक एसिड की बात करें तो हो गया 4, लैक्टिक एसिड की बात करें तो हो गया 2, और फॉर्मिक एसिड की बात करें तो हो गया 3 4 2 1, 3 4 2 1। यस, सी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मोनोजेनिया, सिस्टोडा, डाइजीनिया, नर्मेटिया। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स आप सब लोगों को यहाँ पर क्या कर रखे हैं? दे रखे हैं। ठीक है, चलो फटाफट से बता दो इसमें से सही सुमेलित जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, देखो मोनोजेनिया की बात करें तो आपको याद रखना है कि ऑपिएस्टर में मोनोजेनिया देखा जाता है। सिस्टोडा जो हमारी क्लास होती है, ठीक है, उसी सिस्टोडा क्लास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिस्टोडा में बॉथरी आता है। डाइजीनिया की अगर बात करें तो मैम रोस्टेलम जो है वो डाइजीनिया का एग्जाम्पल है, और निर्मेटिया की अगर हम लोग बात करें तो प्रोबोसिस जो है इसमें निर्मेटिया पाया जाता है। तो आंसर हो गया यहाँ पर 3 1 4 2। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पर 3 1 4 और 2, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर जो है वो हमें यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सुमेलित जो है वो सुमेलित यहाँ पर कीजिए, और करने के बाद जो है वो करने के बाद
सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर जो है वो हमें यहाँ पर चुनना है। चलो बताओ फटाफट से। देखो प्रोटीन संश्लेषण की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अन्य प्रतिकृति गुण, चलो पहले आप लोग आंसर दो फिर मैं बताती हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग जो है वो दिमाग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगाओ, ठीक है। देखो प्रोटीन संश्लेषण हमें पता है कि कहाँ होता है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है मैम, और राइबोसोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण है। माइटोसिस जिसे हम लोग समसूत्री विभाजन यहाँ पे बोलते हैं, तो माइटोसिस जो है, माइटोसिस विभाजन की इकाई होती है माइटोजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन की जब हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो संबंध है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की बहुत सारी कॉपीज तैयार करना, और उसी डीएनए रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो क्या होती है, अप्लाई होती है। गुणसूत्रों की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र जो है कोशिका में केंद्र के अंदर डीएनए के ऊपर गुणसूत्र, ठीक है, और उन्हीं गुणसूत्रों में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों एलिमेंट यहाँ पर क्या किए जाते हैं, देखे जाते हैं। So what is the right answer? What is the right answer? तो हम लोगों को याद रखना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, हाँ 2 4 1 3, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ हमारी क्लासेस दे रखी है, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा और आर्थ्रोपोडा, और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे बता रखे हैं। आपको बताना है कि इसमें से 3 तो सही सुमेलित हैं, लेकिन एक जो है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। एक जो है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए आपको बताना है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलो देखो अगर हम लोग बोले कि इसमें क्या जो है वो क्या सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो मैम अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें बेसिकली जो है वो बेसिकली किसकी, आर्थ्रोपोडा की, तो आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा में जनरली ऐसे जंतु पाए जाते हैं क्योंकि जो कि जल थल दोनों पे जो है वो देखे जाते हैं। इनमें जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का जो है वो काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोड्स में जो है वो जॉइंट लेग्स पाई जाती हैं, ठीक है, संयुक्त पाद जो है वो होते हैं, ये इसका स्पेशल सिम्टम होता है। प्लस इनमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है बेटा, वो इनमें बाइलेटरल जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री हमें यहाँ पर क्या होती है, देखने को जो है वो देखने को मिलती है। दूसरा जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो सिलोमेट होते हैं, ठीक है, क्या होता है, सिलोमेट जो है वो सिलोमेट होता है, और सिलोमेट होने के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो ब्लास्टिक यहाँ होंगे, यानी त्रिस्तरीय जनन स्तर पाए जाता है। तो मेटामेरिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेटामेरिक जो है वो यहाँ पर गलत जो है वो गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें तो इनमें कौन सा सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, तो मैम इसमें अंग तंत्र शरीर संगठन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को क्या होता है, मिलता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, मैम डी विल बी द राइट आंसर। तो निडेरिया में रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है। प्लेटीहेल्मिन्थीज अनसेगमेंटेड होता है, असिलोमेट होता है, बिल्कुल सही है। निमेटोडा भी अनसेगमेंटेड होता है, स्यूडोसोलेमेट होता है, कूटगुहिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें अच्छे से जो है वो क्या होंगी, समझ में जो है वो समझ में यहाँ पर आई होंगी। तो ये थे हमारे आज के जो है वो आज के सच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आई होप कि आप सभी लोगों के दिवाली के इस कहते हैं ना कि दिवाली के इस काम में कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस ने आप लोगों को एक बार रीबूस्ट किया होगा। और इसी रीबूस्टिंग के प्रोसेस के बाद अब हम लोग जो है एक बार मैं आप लोगों को लास्ट में बता देती हूँ कि इसी तरह के शानदार सेशन से अगर आप लोग लगातार जो है वो लगातार जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे उत्कर्ष के दिवाली ऑफर को अवेल कर सकते हैं। बच्चों ये ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर तक है, ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर के बाद इतना शानदार बेनिफिट आपको बैचेस पर नहीं मिलेगा। और दिवाली का त्यौहार साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, मैं कहूँगी ये साल का सबसे बड़ा ऑफर भी है, इससे बड़ा ऑफर भी आप लोगों को दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, किसी भी सेगमेंट में आप जाएंगे यूपी के ऑनलाइन कोर्सेज पर, इवन उत्कर्ष के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पे मिल रहा है आपको अप टू 90% ऑफ, 90% तक का ऑफ आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी टॉप कोर्सेज हैं उन टॉप कोर्सेज पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कोड यूज करना है UC13। और याद रखना आप लोगों का बैच LT ग्रेड के सारे बैचेस, TGT PGT के सारे बैचेस जो हैं वो टॉप कोर्सेज में शामिल हैं बच्चों,
यानी आपको इन बैचेस में ये ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी मिलेगा, प्लस वैलिडिटी कहाँ तक मिलेगी, एग्जाम तक मिलेगी। तीनों बेनिफिट शानदार हैं, है ना। और इससे बेटर जो है मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। इस बार बहुत अच्छा जो है वो अच्छा तोहफा उत्कर्ष ने जो है वो बच्चों को यहाँ पर दिया है। साथ ही यूपीएसआई दरोगा का जो हमारा गौरव बैच है, ये गौरव बैच भी आपको इस ऑफर के तहत सिर्फ 550 रुपये में मिल रहा है अगर स्टैंडर्ड में आप जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे प्राइम सेक्शन पे, तो प्राइम सेक्शन में 1299 रुपये में बैच आपको मिलेगा, जिसमें आपको यूपीएसआई का कंप्लीट मटीरियल भी दिया जाएगा। दिवाली पे हम लोग खर्चा करते हैं, एक छोटा सा खर्चा अपने इस कोर्स के लिए करो, क्योंकि ये कोर्स आपकी आने वाली ज़िंदगी, आने वाली वैकेंसी, आने वाली नौकरी को पक्का करने में मदद करेगा। और इसका जो कहते हैं ना कि जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें रिवर्ट कितना मिलेगा। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो ये देखते हैं कि साहब वो कपड़ा चलेगा कितना, महंगा तो इतना मिल रहा है लेकिन क्या रिलायबल भी है क्या। ये वही चीज़ है, ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। और मैं कहूँगी इन्वेस्टमेंट भी किस चीज़ का है, आप इसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये आपको होल लाइफ, अगर इस पर पूरा मन लगा के हमने काम किया ना, तो ये आगे आने वाली आपकी पूरी जिंदगी का रिवर्ट आपको दे सकता है। बस थोड़ा सा सोचने का प्रश्न है, ठीक है। और खासकर ये ऑफर जो है वो उन सभी बच्चों के लिए आते हैं, क्योंकि कई बच्चों के बहुत बार हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैम अवेल नहीं कर सकते, मैम ले नहीं सकते। तो मैं खासकर उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि उस समय तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ये ऑफर के तहत प्राइजेस बहुत डाउन हुए हैं। आप लोग अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ यूपीटीजीटी के सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज में रिकॉर्डेड बैच तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शानदार प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस हमें मिलेगी, क्योंकि टारगेट है हमारा दिसंबर और जनवरी। और इतने कम समय में अब कोर्स को पढ़ पाना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो आपको कोर्स तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है, लेकिन आपको 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस में शानदार प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो स्पेशल ऑफर के तहत ये भी हमारे टॉप कोर्सेज में है, आपको 1131 रुपए मिल रहा है। एलटी ग्रेड के सारे कोर्सेज टॉप कोर्सेज में, जिनमें 90% ऑफ, अप टू 90% तो दिया ही जा रहा है, प्लस उसके अलावा 13% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। और हमारा जो बायोलॉजी और जीके का कॉम्बो बैच है, अब यही बैच आपको स्टैंडर्ड में मिलेगा बेटा 1566 का, ठीक है। और प्राइम में यही बैच आपको 1740 रुपए में यहाँ पर मिलने वाला है। याद रखिएगा, जब भी अवेल करें कोड यूज करें UC30, ठीक है। चले बच्चों, तो इसी उम्मीद के साथ कि दिवाली की ये जगमगाहट आपकी आने वाली जिंदगी में भी उतनी ही जगमगाहट लेकर आए और हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहे, जगमगाता रहे। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप अपना पर्व बहुत अच्छे से मनाइए, ठीक है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन उस पर्व में इतना भी मत रम जाइए कि हमारा जो एक शेड्यूल चल रहा था उसे हम आने वाले 7-8 दिनों तक वापस रिकवर ना कर पाएँ, ठीक है। तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में बहुत शुभ हो, बहुत आनंद देने वाली हो, इसी कामना के साथ थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।